अस्वीकृति। इस योजना का स्वरूप इस वीडियो में बताए अनुसार हो सकता है या थोड़े बहुत अलग भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा ही लगता है कि इस योजना को इस वीडियो में बताए अनुसार ही लागू किया जाएगा। ये योजना अगले 6 महीनों में या 1 साल में शुरू होगी या नहीं, यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। ये जानकारी किसी भी सरकारी योजना का आधिकारिक प्रचार नहीं है। इस संदर्भ में किसी भी अप्रमाणित या संदिग्ध वेबसाइट्स या व्यक्तियों से संपर्क न करें। पीएम वचन पूर्ति योजना। क्या सच में प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को 15 लाख रुपये मिलेंगे? एक दिन में 500 रुपये और 1 साल में 1,50,000 रुपये। शुरुआत में ही बता दूं कि यह योजना घोषित होने तक कोई भी लैपटॉप, बायोमेट्रिक उपकरण खरीदने के लिए 1 भी रुपया खर्च न करे। साथ ही किसी को भी 1 रुपया देकर धोखा न खाएं। सरकारी स्तर पर योजना चलाई जाएगी, इसलिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान में रखें। धोखाधड़ी के फोन, संदेश आ सकते हैं कि आपका नंबर लगा देंगे, या बिना परीक्षा दिए रोज पैसे मिलेंगे, या नकली वेबसाइट बनाकर पंजीकरण के लिए पैसे जमा करें, जमा राशि दें आदि। लेकिन किसी पर भी विश्वास न करें। यहाँ जो नियम हैं, उनका सभी को पालन करना होगा, और सभी नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी को पैसे देते समय या ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय विवेकपूर्ण निर्णय लें। यह विनती है, होने वाली हानि के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा। हालांकि सरकार का उद्देश्य यह है कि जब ये योजना घोषित की जाएगी तो नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अद्यतन करने के लिए बड़े पैमाने पर एकत्र होना पड़ेगा। सरकारी तंत्र अचानक हुई इस भीड़ को संभालने में असमर्थ हो सकता है, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा लोग अपने काम छोड़कर सिर्फ जानकारी अद्यतन करने की प्रक्रिया में समय बिता सकते हैं और केवल जानकारी अद्यतन करने की प्रक्रिया में ही व्यस्त रह सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने इस योजना की जानकारी को योजना की घोषणा से पहले ही जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, ताकि लोग इसे समझ सकें। यदि आप इसमें बताए गए कार्य को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या इस वीडियो को नज़रअंदाज कर सकते हैं और इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह योजना घोषित होने पर इस वीडियो में बताए गए सभी कार्यों को करने में नोटबंदी के समय के कष्टों से अधिक कष्ट हो सकते हैं। ये योजना अब क्यों घोषित की जा रही है? इसका मुख्य कारण चुनावी परिणाम है। इस पर अधिक बोलकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब अन्य कारणों पर विचार करें। के शेप आर्थिक असमानता। भारत में के शेप आर्थिक असमानता बढ़ रही है। गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी हो गई है, जिसे कम करना आवश्यक है। इसके बारे में YouTube पर कई वीडियो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी बड़ी मात्रा में बढ़ गई है, जिससे युवाओं का गुस्सा कम करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना आवश्यक है। ऋण माफी के अनुभव। सरकार को अब समझ में आ गया है कि अमीरों का ऋण माफ करने से वह पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि केवल गिने चुने लोगों का ही ऋण माफ होता है। साथ ही अमीरों की ऋण माफी के लिए 30 से 35 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं, और इस पैसे का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं होता है। चुनाव में लाभ, उल्टे यदि यही पैसा गरीबों की जेब में जाता है तो क्या हासिल किया जा सकता है? जब पैसा गरीबों की जेब में जाता है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, यानी कि खरीदने की क्षमता बढ़ती है। वे उस पैसे का उपयोग विलासिता की वस्तुओं के बजाय आवश्यक विभिन्न वस्तुओं जैसे कपड़े, अनाज और अन्य छोटे मोटे सामान खरीदने में करते हैं। इससे छोटे रोजगार बढ़ने लगते हैं और परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में इसका मत रूपी लाभ भी मिलता है। इस प्रकार गरीबों को आर्थिक सहायता देना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही सरकार को भी फिर से चुनाव जीतने का विश्वास मिलेगा। अब ये योजना घोषित करने का साहस या आत्मविश्वास कैसे आया, इसे समझना जरूरी है। हाल ही में जीएसटी कलेक्शन, राजस्व संग्रह, गैर जीएसटी कर संग्रह में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक रूप से इस योजना को लागू करना संभव हो सकता है, ऐसा अनुमान है। दूसरी बात यह है कि अब एआई तकनीक और क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण योजना को लागू करना तकनीकी रूप से भी संभव हो गया है। तो आइए इस योजना की जानकारी शुरू करें। इस वीडियो के चरण निम्नलिखित होंगे। 1. इस योजना के लिए कौन पात्र होगा और कौन नहीं। 2. इस योजना का स्वरूप और कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा। 3. इस योजना के लिए अपना नंबर पाने के लिए क्या करना होगा। 4.
अयोग्य न होने के लिए क्या करना होगा? अयोग्य ठहराने से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा? 5. रोज परीक्षा देने के लिए कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करना होगा? 6. वीडियो के अंत में सवाल किस प्रकार के होंगे? सवालों का स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। 7. शंका समाधान। इस योजना के लिए कौन पात्र होगा और कौन नहीं? योजना के लिए पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी। हर 18 वर्ष से ऊपर का भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगा। हालांकि पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना अनिवार्य है। पात्रता, भारतीय नागरिकता। योजना के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आयु, आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सभी दस्तावेजों की उचित लिंकिंग। आधार कार्ड का पैन कार्ड और मतदान कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। आधार कार्ड और राशन कार्ड को आपस में लिंक किया होना चाहिए। आधार कार्ड की अद्यतनीकरण। आधार कार्ड पिछले 2 वर्षों में अद्यतन होना चाहिए। आधार कार्ड पर दी गई सभी जानकारी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों से मेल खानी चाहिए। दस्तावेजों में जानकारी का मिलान, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर एक समान जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जन्मतिथि, माह और वर्ष सभी दस्तावेजों में एक समान होनी चाहिए। उदाहरण, वास्तविक जन्मतिथि 2 हो तो आधार पर भी 2 और पैन कार्ड पर भी 2 होनी चाहिए। यदि आधार पर माह 1 जनवरी हो और पैन कार्ड पर 11 नवंबर हो तो ऐसी अनजाने में हुई त्रुटियों को तुरंत सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी दस्तावेज में जन्मतिथि या माह अलग अलग दिखाई दे रहा हो तो उसे तुरंत सुधारना आवश्यक है। संक्षेप में, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों पर सभी डेटा मेल खाना चाहिए। नाम की वर्तनी का मिलान, 10वीं, 12वीं या स्नातक प्रमाणपत्रों पर अपने नाम, माता पिता के नाम आदि की वर्तनी आधार कार्ड की वर्तनी से मेल खानी चाहिए। उदाहरण, संगीता की जगह संगीता, दीपक की जगह दीपक, दीपाली की जगह दीपाली, महादेव की जगह महादेव, रेशमा की जगह रेशम। इस प्रकार की वर्तनी में त्रुटियां होने पर उन्हें सुधारना आवश्यक है। अतिरिक्त सुझाव, ऑनलाइन दस्तावेज जांच और सुधार प्रक्रिया के लिए मदद। इस प्रक्रिया के विवरण YouTube और अन्य सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। वहां से दस्तावेजों की जानकारी कैसे जांचनी है और आवश्यक सुधार कैसे करने हैं, इसकी जानकारी ली जा सकती है। अतः ये कहाँ और कैसे करना है, इस पर मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगी। 2. इस योजना का स्वरूप और कार्यवाही किस प्रकार की जाएगी? यह योजना आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों के लिए कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें रोजाना एक ऑनलाइन परीक्षा देने की प्रक्रिया शामिल होगी। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक क्रमांक पाने वाले 50 करोड़ नागरिकों को उनकी उत्तीर्ण परीक्षाओं के आधार पर आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। रोजाना 500 रुपये यानी 1 वर्ष में 300 दिनों के लिए कुल 1,50,000 रुपये, इस प्रकार 15 लाख रुपये मिलने तक ये सहायता उपलब्ध रहेगी। इस योजना का उद्देश्य केवल लाभार्थियों को धन प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी मेहनत के आधार पर आय अर्जित करने की प्रेरणा देना है। इस प्रकार से प्राप्त राशि मुफ्त में नहीं दी जाएगी, बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर ही दी जाएगी, जिससे धन के महत्व का अनुभव होगा और आवश्यकता के अनुसार खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मुफ्त में धन वितरण से बेपरवाह आबादी बनती है जो पैसे खर्च करते समय विचार नहीं करती। इसके विपरीत इस योजना से मिलने वाले धन का अनुभव स्वर्जित होगा, जिससे जिम्मेदारी बढ़ेगी। अतः कर्जदारी की समस्या कम होने की संभावना है। अतः ये धन मुफ्त में वितरित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको रोजाना ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। उस दिन के लिए धन तभी दिया जाएगा जब 90% अंक प्राप्त होंगे। इस योजना के लिए कौन कैसे पात्र होगा, इसके लिए नियमावली बनाई गई है, जिसमें कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. पहले वर्ष में इस नियम को छूट दी जाएगी ताकि जिन लोगों ने आयकर रिटर्न ITR नहीं भरा है या कम भरा है, वे नाराज न हों। किसानों को भी इससे बाहर रखा गया है। प्रथम वर्ष में इस नियम को छूट है ताकि किसी का विरोध न हो। आपके ITR के 20% राशि हर वर्ष दी जाएगी। उदाहरण, यदि आपका ITR 4 लाख रुपए है तो आपको 80,000 रुपए तक की वार्षिक राशि दी जाएगी। यदि ITR 6 लाख रुपए है तो 1,20,000 रुपए वार्षिक राशि प्राप्त होगी।
परंतु यदि ITR 8 लाख रुपए है तो 1,50,000 रुपए अधिकतम राशि प्राप्त होगी। पूर्ण 1,50,000 रुपए पाने के लिए वार्षिक आय 7,50,000 रुपए दिखानी होगी। इससे सरकार का कर राजस्व बढ़ेगा क्योंकि लोग ITR भरने के लिए प्रेरित होंगे। अब गरीबों का क्या? पहले वर्ष में इस नियम को छूट है। योजना की घोषणा के बाद हर व्यक्ति अपने ITR को 7 लाख रुपए तक भरना प्रारंभ कर सकता है ताकि कम से कम 1,40,000 रुपए की राशि प्राप्त हो सके। 2. दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन केवल 500 रुपए और वार्षिक अधिकतम 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि आपकी शिक्षा अधिक हो तो वार्षिक राशि निम्न प्रकार से बढ़ेगी। 10वीं के लिए वार्षिक बढ़त 5,000 रुपये अर्थात 1,55,000 रुपये, 12वीं के लिए वार्षिक बढ़त 10,000 रुपये अर्थात 1,60,000 रुपये, स्नातक के लिए वार्षिक बढ़त 15,000 रुपये अर्थात 1,65,000 रुपये, स्नातकोत्तर के लिए वार्षिक बढ़त 20,000 रुपये अर्थात 1,70,000 रुपये। सभी शिक्षा के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और उस पर वर्तनी सही होनी चाहिए। विवाह हो चुकी महिलाओं के लिए डिजिटल विवाह प्रमाणपत्र आधार संख्या के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। परिवार के सदस्य जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन को आधार कार्ड में जोड़ना और उनके द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई सदस्य नहीं है तो मृत्यु प्रमाणपत्र आधार संख्या के साथ अपलोड करना होगा, अन्यथा प्रतिदिन केवल 100 रुपये और वार्षिक अधिकतम 15,000 रुपये की अनुमति होगी। 4. इस योजना का पैसा हर सप्ताह आपके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा, इसलिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है। 5. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। हर 7 दिन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और हर महीने एक बार आंखों का स्कैन अनिवार्य होगा। इससे योजना में किसी प्रकार का गलत इस्तेमाल और मृत्यु की सटीक जानकारी मिल सकेगी। 6. जब तक आप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो जाते तब तक आपको किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं आएगा और रजिस्टर करते समय या रजिस्टर करने के बाद केवल तभी OTP भेजा जाएगा जब OTP भेजा गया है वाला संदेश दिखाई दे। इसके अलावा प्राप्त हुआ कोई भी OTP धोखाधड़ी वाला संदेश होगा। ये पहचानने के लिए कि OTP संदेश सरकार के पोर्टल से आया है या नहीं, संदेश आइकन पर PM वचन पूर्ति योजना का लोगो देखें। अनचाही कॉल नहीं। पोर्टल पर रजिस्टर होने से पहले आपको कोई कॉल नहीं आएगी। OTP सत्यापन। OTP वन टाइम पासवर्ड केवल तभी भेजा जाएगा जब स्क्रीन पर OTP भेजा गया है वाला पुष्टिकरण संदेश दिखाई दे। धोखाधड़ी वाले OTP। पुष्टिकरण संदेश के बिना प्राप्त कोई भी OTP संभवतः एक धोखाधड़ी है। सरकारी सत्यापन। असली OTP संदेश पर PM वचन पूर्ति योजना का लोगो होगा। ये संदेश मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को पोर्टल से संबंधित फिशिंग या अन्य ऑनलाइन धोखेबाजी का शिकार होने से बचाने के लिए एक सुरक्षा दिशा निर्देश है। 7. ये योजना शुरू होने के बाद अन्य सब्सिडी योजनाएं बंद की जा सकती हैं। 8. परीक्षा केवल भारत से ही देनी होगी। यदि परीक्षा के समय आपका स्थान भारत के बाहर डिटेक्ट हुआ तो तुरंत आपका लॉगिन बंद कर दिया जाएगा और फिर भारत में किसी आधार सेवा केंद्र से बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना होगा। 9. आकस्मिक प्रश्न। परीक्षा के दौरान कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहन के नाम आदि, जिनके जवाब 1 मिनट में देना आवश्यक होगा या आपको मोबाइल पर भेजे गए किसी संदेश को पढ़कर बताना होगा। 10. परीक्षा कुल 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। 11. वेबसाइट पर एक समय में अधिकतम 5 करोड़ लोग ही लॉगिन कर सकेंगे। यदि 5 करोड़ लोग लॉगिन हैं तो प्रतीक्षा क्रमांक दिया जाएगा। 3. इस योजना के लिए आपका नंबर आने के लिए क्या करना होगा? इस योजना में हर दिन अधिकतम 50 करोड़ लोगों को ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा, इसलिए यह निर्भर करेगा कि हम पहले 50 करोड़ में आते हैं या नहीं। हर दिन केवल पहले 50 करोड़ लोग ही परीक्षा दे सकेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पहले 50 करोड़ में आने का प्रयास करने के लिए अंकों को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक का प्रेफरेंस निर्धारित किया जाएगा और इसी के आधार पर तय होगा कि हम पहले 50 करोड़ में आएंगे या नहीं। आइए जानते हैं कि प्रेफरेंस हाई या लो कैसे तय होगा।
जिसके जितने ज्यादा अंक होंगे उसका प्रेफरेंस हाई और जिसके अंक कम होंगे उसका प्रेफरेंस लो होगा। अब जानते हैं कि किन बातों से अंक बढ़ेंगे और किन से अंक कम होंगे। अगर आधार कार्ड पूरी तरह अद्यतित होगा तो 100 अंक, परिवार के सभी सदस्यों की जोड़ी हुई होगी तो 100 अंक, और अगर सभी के आधार पूरी तरह अद्यतित हैं तो सभी को अतिरिक्त 100 अंक। यानी अगर केवल आधार पूरी तरह अद्यतित होगा और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड आपस में जुड़े होंगे तो यहीं पर 300 अंक मिल जाएंगे। आपके परिवार में जितने ज्यादा मतदाता होंगे उतना प्रेफरेंस बढ़ेगा। यानी एक परिवार में जितने मतदाता होंगे प्रत्येक सदस्य को कुल मतदाता सदस्यों की संख्या का 10 गुना अंक मिलेगा। जैसे 5 मतदाता होंगे तो प्रत्येक को 50 अंक मिलेंगे। आपकी शिक्षा को भी अंक दिए गए हैं। अगर आपने 10वीं पूरी की है तो 100 अंक, 12वीं या डिप्लोमा के लिए अतिरिक्त 50 यानी कुल 150 अंक, और स्नातक होने पर 100 और अंक। अगर स्नातक का नाम स्नातक मतदाता सूची में है तो सीधे 1000 अंक। इसका कारण स्पष्ट है कि आप 2 बार मतदान कर सकते हैं। जितनी कम संतानें होंगी उतना प्रेफरेंस ज्यादा होगा। इसका कारण यहाँ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपकी केवल एक संतान है या संतान ही नहीं है तो 1000 अंक मिलेंगे। 2 संतानें होंगी तो 800 अंक, 3 संतानें होंगी तो 600 अंक, 4 संतानें होंगी तो 400 अंक, 5 संतानें होंगी तो 200 अंक, 6 संतानें होने पर संतान के अंक नहीं मिलेंगे और 7 संतानों से आगे हर संतान पर 200 अंक घटते जाएंगे। यानी 7 संतानें होंगी तो 200 अंक घटेंगे, 8 संतानें होंगी तो 400 अंक घटेंगे, 9 संतानें होंगी तो 600 अंक घटेंगे। अगर आप उद्यमी हैं और उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो 100 अंक मिलेंगे और उस उद्योग से रोजगार सृजन के आधार पर अंक 300 तक बढ़ते जाएंगे। यह इसलिए है ताकि उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके और मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही कर राजस्व को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत देश के लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना है। इसके लिए उद्योग करने वाले व्यक्तियों को उद्यम पंजीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र से आपके उद्योग को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और विभिन्न वित्तीय सहायता का लाभ मिल सकेगा। उद्यम पंजीकरण के फायदे 1. सरकारी योजनाओं और लाभ। पंजीकृत उद्योगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है जिससे आपको आर्थिक सहायता, ऋण और अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। 2. प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। उद्यम प्रमाण पत्र आपके उद्योग की पहचान बढ़ाता है जिससे आपको बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलती है। 3. अद्यतित जानकारी। अगर आपके पास पहले से उद्यम प्रमाण पत्र है तो इसे अद्यतन करना आवश्यक है। इससे आपको नवीनतम योजनाओं का लाभ मिलेगा और आपके उद्योग की स्थिति स्पष्ट रहेगी। 4. सामाजिक और आर्थिक विकास। आपके उद्योग के विकास से स्थानीय रोजगार सृजन होता है जिससे समाज का आर्थिक विकास होता है। उद्यम प्रमाण पत्र आपको आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। अगर आप लघु या मध्यम उद्योग चला रहे हैं तो आज ही उद्यम पंजीकरण या अद्यतन के लिए कदम बढ़ाएं। सभी आवश्यक जानकारी पूरी करें। इसके लिए जो लोग छोटे मोटे उद्योग कर रहे हैं उन्हें अंक देकर उनका प्रेफरेंस हाई रखा जाएगा। अगर आपके पास उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो 100 अंक दिए जाएंगे और आपके कामगारों की संख्या के आधार पर अंक 300 तक बढ़ाए जा सकते हैं। प्रत्येक कामगार के लिए 50 अंक, परंतु इसके लिए आपको आधार कार्ड का उपयोग करके अपने उद्यम प्रमाण पत्र में कामगारों का आधार कार्ड शामिल करना होगा और कामगारों को भी इसे मंजूरी देनी होगी। अब तक भरे गए कुल इनकम टैक्स की राशि को 100 से भाग देने पर जो संख्या आएगी उतने अंक शुरू में ही दिए जाएंगे और इसके आगे भी इनकम टैक्स राशि के अनुसार अंक बढ़ते रहेंगे। यानी
अब तक आपने कुल 1 लाख रुपए भरे हैं तो आपको शुरू में ही 1000 अंक जमा हो जाएंगे। इसका उद्देश्य करदाताओं को प्राथमिकता देकर कर रूपी आय बढ़ाना है। जितने भी बैंक खाते हैं वे सही स्थिति में होने चाहिए या फिर पूरी तरह बंद होने चाहिए। कोई भी खाते निष्क्रिय स्थिति में नहीं होने चाहिए। हर एक निष्क्रिय खाते के लिए 10 अंक घटाए जाएंगे। इसलिए निष्क्रिय खाते को चालू करें या पूरी तरह से बंद कर दें ताकि इन मामूली कारणों से आपका प्रेफरेंस न घटे। सभी बैंकों का डेटा पीएम वचन पूर्ति सर्वर से जोड़ा जाएगा और बैंक में जितने ज़्यादा केवाईसी दस्तावेज होंगे उतने ज़्यादा अंक मिलेंगे। बिजली बिल, पानी बिल, फ़ोन बिल, वाहन के चालान आदि न चुकाने की स्थिति में या ऐसे मामले जिनसे सरकार को नुकसान होता है, आपकी देय राशि के अनुसार अंक कम होंगे, जिससे आपका प्रेफरेंस घटेगा। आपका सिबिल स्कोर क्या है, इस पर भी अंक तय होंगे। 730 के सिबिल से अंक मिलने लगेंगे और अधिकतम 1000 अंक तक मिलेंगे। सिबिल स्कोर न होने की स्थिति में अंक नहीं मिलेंगे। इसके लिए सिबिल स्कोर होने या न होने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में केवल 12 करोड़ लोगों का सिबिल स्कोर है और उनमें से लगभग 9 करोड़ लोगों का सिबिल स्कोर 730 से कम है। केवल 3 करोड़ लोगों को ही सिबिल स्कोर के अंक मिलेंगे। इसलिए जल्दबाजी में सिबिल सुधारने का प्रयास न करें। सिबिल स्कोर के लिए अंक इस प्रकार हैं: 730 से 750 के लिए 200 अंक, 751 से 775 के लिए 400 अंक, 776 से 800 के लिए 600 अंक, 801 से अधिक पर 800 अंक और 835 से अधिक पर 1000 अंक। अब सबसे महत्वपूर्ण, इस योजना के लागू होने के बाद हर चुनाव में मतदान करने पर 200 अंक मिलेंगे। इसलिए आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ना बेहद फायदेमंद होगा। बिना इसके आप परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। अगर मतदान में कोई विराम हुआ तो प्राप्त सभी अंक शून्य कर दिए जाएंगे। जैसे योजना लागू होने के बाद 2 चुनाव हुए और आपने मतदान किया तो आपको 400 अंक मिल गए, पर तीसरे चुनाव में आप मतदान नहीं कर पाए तो वे 400 अंक पूरी तरह से घट जाएंगे। इसलिए मतदान न करना करीब 50 करोड़ से अधिक संख्या में बाहर कर देगा। इसलिए हर चुनाव में मतदान करना ही लाभप्रद रहेगा। मतदान न करने पर फिर से 50 करोड़ में नंबर लगना मुश्किल हो सकता है। उम्र के अनुसार भी प्रेफरेंस तय होगा। जितनी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अधिक प्राथमिकता मिलेगी। जिसकी उम्र जितनी होगी उसके 3 गुना अंक, यानी 70 की उम्र पर 70 गुना 3 = 210 अंक और 18 की उम्र पर 18 गुना 3 = 54 अंक। इस प्रकार अन्य कई मामलों से आगे कई और चीज़ों के लिए भी अंक जुड़ते जाएंगे या घटते जाएंगे। रोज़ परीक्षा देते समय किसने कितने सही और कम समय में उत्तर दिए हैं, इस पर भी प्राथमिकता का निर्धारण होगा। रोज़ परीक्षा देते समय अगर 1 घंटे के अंदर परीक्षा खत्म की तो 20 अंक मिलेंगे। 2 घंटे के अंदर खत्म की तो 10 अंक मिलेंगे। 2 घंटे के बाद परीक्षा खत्म की तो अंक नहीं मिलेंगे। और 3 घंटे से ज़्यादा समय लिया या एक दिन परीक्षा छूटी तो उल्टा 10 अंक घट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में 3 घंटे से ज़्यादा लॉगिन रखकर नहीं चल सकता। भले ही परीक्षा खत्म नहीं हुई हो फिर भी 3 घंटे के अंदर परीक्षा खत्म करना लाभदायक रहेगा, क्योंकि साल में हमारे पास 65 दिन अतिरिक्त होंगे। यह इसलिए किया गया है ताकि लोग घंटों तक परीक्षा देने में न लगे रहें, वरना सर्वर ये लोड नहीं संभाल पाएगा और रोज़ की परीक्षा रद्द होनी शुरू हो जाएगी, तो योजना को व्यवस्थित रूप से चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे एक और कारण है कि जितना समय लोग परीक्षा में लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा बिजली की खपत बढ़ेगी, साथ ही इंटरनेट भी यह लोड संभाल नहीं पाएगा।
आप खुद देख सकते हैं कि सुबह के समय ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो स्पीड ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई बीमा होगा तो प्रत्येक का 100 अंक मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को शुरुआत में 1000 अंक दिए जाएंगे, जो आगे की जानकारी के अनुसार बढ़ेंगे या घटेंगे। चुनाव के समय यदि आप देश से बाहर या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर होंगे या किसी अन्य कारण से, जैसे कि बीमार होना, मतदान नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी प्राथमिकता एकदम कम हो जाएगी। लेकिन सैनिकों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी क्योंकि उनके लिए डाक द्वारा मतदान की व्यवस्था होगी। अपात्र न होने के लिए क्या करना होगा? अपात्रता से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा? आपके कुल अंक परीक्षा देने वाले 50 करोड़ लोगों से कम हुए तो जब तक आप अंक बढ़ाकर पहले 50 करोड़ में नहीं आते, तब तक परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसलिए एक बार जब आपका क्रम पहले 50 करोड़ में आ गया, तो आगे की चीजें रोजाना करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका क्रम पहले 50 करोड़ में नहीं आएगा, वे लोग अंक बढ़ाने के लिए रोज प्रयास करेंगे। लेकिन जिनका क्रम आ चुका होगा, उनके लिए अंक बढ़ाना बहुत आसान होगा। 1. नियमित रूप से परीक्षा देना। हर दिन परीक्षा देनी चाहिए। एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि 1 या 2 घंटे के भीतर परीक्षा पूरी हो जाए ताकि आपके अंक रोज 10 या 20 से बढ़ते रहें। 2. जब हम 1,45,000 रुपये प्राप्त करेंगे, तब उसके बाद रोज परीक्षा देकर अंक प्राप्त करते रहना है। लेकिन परीक्षा में 90% से नीचे अंक लाने चाहिए ताकि परीक्षा न देने के अंक नहीं घटें और रोज परीक्षा देने के अंक मिलते रहें। साथ ही हम परीक्षा देने के कारण 50 करोड़ के बाद वाले लोगों का क्रम नहीं आएगा, जिससे उनके अंक बढ़ने का भी खतरा कम हो जाएगा। और फिर साल के अंत में जब 15 से 20 दिन बचे होंगे, तब बाकी के 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। 3. सिबिल स्कोर हर महीने अपडेट होता है, इसलिए ये कम न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। 4. प्रत्येक चुनाव में मतदान करें, इससे मतदान के अंक मिलेंगे और अब तक मिले हुए अंक घटेंगे नहीं। 5. यदि आपकी शिक्षा कम हो तो आगे की उच्च शिक्षा लेकर अंक बढ़ाने का प्रयास करें। 6. यदि आप उद्योग कर रहे हैं तो उद्यम सर्टिफिकेट बनवाएं और अधिक से अधिक श्रमिकों के आधार कार्ड को अपने उद्यम सर्टिफिकेट से जोड़ें। रोज परीक्षा देने के लिए कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ेगा? आप कहेंगे कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को लैपटॉप के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो उस पर परीक्षा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर सरकार ऐसा निर्णय कैसे ले रही है, जो बड़ी जनसंख्या के लिए संभव ही नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि सरकार को ये पता है, और साथ ही यह भी पता है कि अब लगभग हर घर में या आसपास बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये लोग पहल करके अपने आसपास के लोगों के लिए ये परीक्षा देकर उनकी सहायता कर सकते हैं और उससे कुछ कमाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही लैपटॉप और अन्य तकनीकी साधनों की खरीद बिक्री से बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार को भी कर के रूप में लाभ मिलेगा। साथ ही हर दिन 18 वर्ष पूरे करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे ये योजना सतत रूप से चलती रहेगी और बड़ी मात्रा में लोग कंप्यूटर साक्षर हो सकेंगे। इसका एक फायदा ये होगा कि सरकारी स्तर पर कंप्यूटर साक्षरता के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं, उनसे कई गुना ज़्यादा लोग इस योजना के माध्यम से कंप्यूटर साक्षर हो सकेंगे। सरकारी स्तर पर जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, इस योजना के जरिए उससे कहीं ज़्यादा लोग कंप्यूटर साक्षर होंगे, जो इस निर्णय का बड़ा लाभ साबित होगा। सर्वप्रथम, यह एक चुनौती है कि कई लोगों को लैपटॉप या कंप्यूटर की जानकारी नहीं है।
तथापि सरकार की योजनाओं, विशेषकर डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को इन उपकरणों का उपयोग कैसे करना है, ये सीखने का अवसर मिलेगा। दूसरे, उस शैक्षणिक पीढ़ी को जिन्हें अब काम की आवश्यकता है, उन्हें इस परीक्षा के माध्यम से और दूसरों की सहायता करके आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तीसरे, लैपटॉप और अन्य सामग्री की खरीद बिक्री से सरकार को कर में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से एक ओर तो जनसंख्या की कंप्यूटर साक्षरता में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। परीक्षा देने के लिए सिक्योर एग्जाम ब्राउज़र का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए अनिवार्य रूप से लैपटॉप का इस्तेमाल करना होगा। ये परीक्षा केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगी, जिसका मतलब है कि इसके लिए आपको लैपटॉप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। परीक्षा शुरू करने से पहले लॉगिन करके लैपटॉप को 360 डिग्री में घुमाकर दिखाना पड़ेगा। लैपटॉप में वेब कैमरा, माइक और स्पीकर होने चाहिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से उस तिथि तक अपडेटेड होना चाहिए। इंटरनेट का कनेक्शन स्थिर होना चाहिए, इसलिए आप जहां से रोज़ परीक्षा देंगे, उस इलाके में जिस नेटवर्क का अच्छा सिग्नल है, उस पर अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा लें। लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसर, इंटेल i5 या AMD Ryzen 5 या उच्चतर रैम, कम से कम 8 गीगाबाइट, लेकिन 16 गीगाबाइट बेहतर रहेगा। स्टोरेज, SSD 256 गीगाबाइट या अधिक। इंटरनेट आवश्यकताएं, स्पीड, कम से कम 20 मेगाबिट प्रति सेकंड, लेकिन 50 मेगाबिट प्रति सेकंड या उससे अधिक बेहतर होगा। डेटा, 1 घंटे की परीक्षा के लिए कम से कम 1 से 1.5 गीगाबाइट डेटा की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर वीडियो स्ट्रीमिंग और अपलोडिंग के लिए। प्रश्न किस प्रकार के होंगे? प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा? प्रश्न पत्रिका को अत्यंत सरल रखा गया है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से सही उत्तर का चयन करना होगा। प्रत्येक दिन नए प्रश्न होंगे, जिससे परीक्षा में विविधता बनी रहेगी। इससे परीक्षा का तनाव टाला जाएगा और परीक्षार्थियों को अधिक अवसर प्राप्त होगा। परीक्षा समाप्त करने से पहले उत्तर में कितनी भी बार बदलाव किया जा सकता है, जिससे निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। परीक्षा का स्वरूप, दैनिक बदलाव, प्रश्नपत्रिका प्रतिदिन बदलती रहेगी, जिससे प्रत्येक दिन की परीक्षा में विविधता रहेगी। कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनका उद्देश्य सरल तरीके से मूलभूत ज्ञान की जांच करना है। परीक्षा को सरल रखने का प्रयास किया गया है, ताकि परीक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़े। उत्तर में बदलाव की सुविधा, अंतिम सबमिशन से पूर्व अपनी पसंद के अनुसार उत्तर में बदलाव किया जा सकेगा, जिससे समय का दबाव कम रहेगा। इसके लिए विद्यार्थियों को शोध के आधार पर सही उत्तर चुनने का अवसर मिलेगा। सकारात्मक उद्देश्य, परीक्षा के स्वरूप से परीक्षार्थियों को नकारात्मक अनुभव न हो, इसका ध्यान रखा गया है, ताकि इसके परिणाम अच्छे रहें। इससे सामान्य जनता में परीक्षा को लेकर सकारात्मकता बनी रहेगी। प्रश्नों का उदाहरण आगे पढ़ें। इस प्रकार 100 प्रश्न होंगे, जो रोज बदलते रहेंगे और परीक्षा को यथासंभव सरल बनाए रखने का ही प्रयास रहेगा।
कारण ये है कि यदि लोग असफल हुए और धनराशि प्राप्त नहीं कर पाए तो उल्टा सरकार के प्रति रोष बढ़ने की आशंका है। इसलिए परीक्षा को लेकर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप परीक्षा समाप्त करने से पहले जितनी बार चाहें उत्तर में बदलाव कर सकते हैं। शन का समाधान। भारत का एक वर्ष का बजट है 48 लाख करोड़ रुपये और सालाना 75 लाख करोड़ रुपये देने की व्यवस्था कहाँ से होगी? ये शंका स्वाभाविक ही मन में उठती है। सरकार को पता है कि इस योजना के प्रारंभ होने के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि तेज गति से होगी क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। सरकार अन्य करों को बढ़ाकर इस घाटे को पूरा करने की योजना बना रही है। अन्य सुविधाओं में भी कटौती की जा सकती है। इस योजना के लिए कुछ विशिष्ट कंपनियों से बड़ा फंड प्राप्त किया जाना है। प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए 120 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इस प्रकार के समझौते किए गए हैं। स्वाभाविक है कि इन कंपनियों को भी इसका लाभ है, इसलिए उन्होंने इसमें योगदान दिया है। भारत का वार्षिक बजट 48 लाख करोड़ रुपये का है, परंतु एक नई योजना के लिए सरकार 75 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इस राशि को जुटाने का तरीका क्या होगा, इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार को यह अनुमान है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। योजना के तहत अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे बाजार में खरीद क्षमता बढ़ेगी और समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बढ़ती क्रय शक्ति और उपभोग से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व पर सकारात्मक रूप में पड़ने की संभावना है। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने अन्य कर ढांचे में कुछ बदलाव करने का विचार किया है। ये बदलाव उच्च आय वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर करों में वृद्धि या नए अप्रत्यक्ष करों के रूप में आ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी खर्च में अस्थायी रूप से कटौती कर, योजनाओं का पुनर्व्यवस्थापन कर, निधि को दूसरी योजनाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही कुछ विशेष निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं, जिससे इस योजना के पहले 3 वर्षों में 120 लाख करोड़ रुपये का फंड प्राप्त होगा। इन कंपनियों को इस योजना में निवेश कर कुछ आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन दिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और बजट। भारत का कुल जीडीपी वर्तमान में लगभग 280 लाख करोड़ रुपये है और इसमें से सरकार हर साल सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खर्च करती है। इस नई योजना से प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, खरीद बिक्री, उत्पादन में वृद्धि और लोगों की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आएगा, इस पर सरकार का विश्वास है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे कि किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप चाहिए, अंकों को प्राप्त करने के लिए और कौन से प्रयास करने होंगे, एक बार जब आप पहले 50 करोड़ में आ जाएं, तो उस स्थान को बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रयास करने होंगे। इसी के साथ ही कमेंट में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देना, आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान करना। ये सब जैसे ही सरकार से और अधिक जानकारी उपलब्ध होगी, अगले वीडियो में विस्तार से समझाया जाएगा। अंत में पुनः याद दिला दें कि जब तक ये योजना आधिकारिक रूप से घोषित न हो जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति लैपटॉप, बायोमेट्रिक उपकरण खरीदने के लिए एक भी रुपया खर्च न करे। साथ ही किसी को भी 1 रुपया देकर धोखे में न आए, क्योंकि यह योजना सरकारी स्तर पर संचालित होगी और आपकी ओर से कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। कमाई के रास्ते छोड़कर मुफ्त में बांटने की राजनीतिक योजनाएं अच्छी लग सकती हैं, परंतु उनसे आलसी और गैर जिम्मेदार जनसंख्या तैयार होती है।
पैसा खर्च करते समय सोच विचार नहीं किया जाता। इसके विपरीत इस योजना से मिलने वाला पैसा आपके अपने द्वारा अर्जित किया हुआ समझा जाएगा और आवश्यकता के अनुसार ही खर्च किए जाने की संभावना है। इसलिए कर्जबाजी की संभावना भी कम होगी।